ये फ्री वेरिएंट की कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। एनीवेज, तो जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में ऑन वन साइड देयर इज डिमांड एंड ऑन द अदर साइड देयर इज सप्लाई। वी विल स्टार्ट with the demand side. So first of all, the question is, what is market? Market is a place where buying and selling of goods and services take place. What is market? Market is a place where buying and selling of goods and services take place. अब जब हम डिमांड की बात कर रहे हैं तो दिस इज बाइंग साइड, जो सप्लाई है वो सेलिंग साइड है। तो हम डिमांड से जो है वो स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज definition of demand? Anybody? Can anybody define demand? There are two conditions for demand to exist. Number one is willingness to purchase, and number two is ability to purchase. So question ये है कि what is willingness to purchase, what is ability to purchase? डिमांड तब एग्जिस्ट करेगी इकोनॉमिक्स में जब ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल होती हैं। तो अगर एक शख्स जो है वो विलिंग है किस चीज को परचेज करने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई शख्स जो है वो मेहरान गाड़ी जो है वो परचेज करना चाह रहा है, लेकिन उसके पास जो है उसकी एबिलिटी नहीं है कि जितनी में गाड़ी जो है वो आएगी, जितनी उसके लिए अमाउंट चाहिए वो उसके पास मौजूद नहीं है, तो डिमांड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। सिमिलरली दूसरी कंडीशन है एबिलिटी टू परचेज, कि एक शख्स जो है वो विलिंग भी हो और उसके पास उसको परचेज करने की एबिलिटी या पावर भी हो, तो तब जो है वो डिमांड होगी। अदरवाइज इसको हम डिमांड नहीं कहेंगे, इसको हम डिजायर कहेंगे। अगर आपकी एबिलिटी नहीं है, परचेज करना चाहते हैं, तो दिस इज डिजायर। डिमांड कब बनेगी? विलिंगनेस भी हो और एबिलिटी भी हो। तो एनीवेज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिमांड। व्हेन these two conditions are fulfilled, that a person is willing to purchase something and he or she has also the ability to purchase something. Something mean good or service. So this is said to be demand for that good or service. So next is law of demand. तो हमने जब कैंपस में हम स्टार्टिंग क्लासेस में थे तो हमने वहां पे थ्योरी और लॉज की बात की थी। तो इकोनॉमिक्स में सर्टेन लॉज हैं जो बेसिकली जो फैक्ट्स हैं उनको जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। तो इनिशियली जो है वो एक हाइपोथेसिस होता है जो सर्टेन वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप्स को एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है। तो जब हम उस हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट करते हैं डिफरेंट केसेस में,
डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट रीजन्स के लिए और हमें सेम रिजल्ट मिले तो फिर ये हाइपोथेसिस जो है वो थ्योरीज और लॉज की फॉर्म जो है वो इख्तियार करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो इम्पोर्टेंट लॉ है इकोनॉमिक्स में। तो सबसे पहले जो है वो हम इस लॉ को डिफाइन करेंगे। ये बुक में भी आप पेज 100 यहाँ पे भी जो है वो आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। तो वी कैन से अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। आप लोग का जिनका इकोनॉमिक्स में बैकग्राउंड है और यकीनन आप लोगों ने बीकॉम लेवल पे इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी की है, तो कोई भी इकोनॉमिक लॉ जो है वो अंडर सर्टेन assumptions और कंडीशंस होल्ड करता है। तो यही वजह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स लॉज की डेफिनेशन जो है उसका एक पार्ट ceteris paribus, that is all other determinants remaining unchanged, all other things remaining same, all other things being constant. The quantity demanded of a good or service is inversely related to the selling price. एक दूसरी डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि other things remaining the same, if the price of a commodity increases, its quantity demanded decreases, or क्वेश्चन है कोई? फाइव क्वेश्चन है। नो सर। ओके, कोई इंटरप्शन मुझे जो है वो फील हुई। सर वो बाकी मैं स्टूडेंट्स कहता हूँ माइक म्यूट कर दें। अच्छा, माइक का इशू है। जी सर। ठीक है, तो ये खुद ही अपनी सेटिंग ठीक है। बाकी सारे स्टूडेंट्स माइक ऑफ कर दें जरा। कर दिए, सबने म्यूट कर दी। सर अब जी करें ठीक है। हमने डिस्टर्ब। जी, हम डिफाइन कर रहे हैं ये डेफिनेशन और स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ज़्यादा सुटेबल है कि वट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, other things remaining the same if the price of a commodity increases, its quantity demanded decreases and vice versa. तो अब इस लॉ को हम एक शेड्यूल और डायग्राम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये वर्ड फाइल में मैंने इसका शेड्यूल जो है वो इंक्लूड किया है। तो प्राइस is being measured in dollars, quantity demanded is being measured in kilograms। ये कोई भी गुड है जिसकी प्राइस डॉलर में और क्वांटिटी जो है उसको हम किलोग्राम में जो है वो मेजर कर रहे हैं। तो यू कैन नोट जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज कर रही है क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज कर रही है। तो इफ द प्राइस ऑफ a good is $2 per kg, a person is willing to purchase 20 kg of that good, but when price increases from $2 to $4, now the person is able to purchase less quantity, so he or she is able to purchase 16 kg. Similarly, when price increases, quantity demanded decreases.
दूसरी साइड से अगर हम इसकी बात करेंगे, अगर प्राइस डिक्रीज कर रही हो, यानी इफ द प्राइस ऑफ दिस गुड इज $10 per kg, a person is willing to purchase 4 kg. If price decreases from $10 to $8, quantity demanded increases. So there is an inverse relationship between price of a good and quantity demanded of that good. इस रिलेशनशिप को हम ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. Price is being measured on vertical axis and quantity demanded is being measured on horizontal axis. DDF demand curve that shows a negative relationship between price of a commodity and quantity demanded of that commodity. तो ये जरा एक मिस्टेक है इसमें, इसको आप करेक्ट कर लें. ये प्राइस भी इंक्रीज हो रही है और क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो रही है, तो ये गलत है. इनमें से एक एरो की डायरेक्शन को आपने अपोजिट करना है, या प्राइस वाली साइड पे या क्वांटिटी डिमांड की. जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस P1 है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो Q1 है. दिस इज द कॉम्बिनेशन. अब P2 जो है दैट इज लोअर देन P1, सो प्राइस डिक्रीजेस from P1 to P2, and in this case quantity demanded increases from Q1 to Q2. I hope this is clear. तो आप किसी एक साइड से जो एरो की डायरेक्शन है इसको आप रिवर्स करेंगे, तो देन जो है ये करेक्ट होगा. तो देयर इज an inverse or negative relationship between price of a good or service and its quantity demanded. तो यहाँ पे सिर्फ 2 कॉम्बिनेशंस की बात की है. अगर तीसरा कॉम्बिनेशन भी होता तो फॉर एग्जांपल इफ प्राइस डिक्रीजेस फर्दर फ्रॉम P2 to P3, so you can note that quantity demanded will increase further from Q2 to Q3 and so on. अब इस रिलेशनशिप को जो है वो हम फंक्शनल फॉर्म में कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस and this is inversely related. Quantity demanded is a negative function of price of that good or service. और ये चीज़ ध्यान में रहे कि हम जिस प्राइस की बात कर रहे हैं ये इस गुड और सर्विस की अपनी प्राइस है. लेटर ऑन हम बात करेंगे कि किसी चीज की डिमांड जो है वो दूसरी चीजों की प्राइस पे भी डिपेंड करती है, लाइक सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स के केस में. लेटर ऑन जो है हम इस पर बात करेंगे. तो एनीवेज यहाँ पे हम जिस प्राइस की बात कर रहे हैं ये उस चीज की अपनी प्राइस है. ये डेफिनेशन में भी आप लोग ने इसको नोट किया. The law of demand states that the quantity demanded of a good or service is inversely related to the selling price. ये उस चीज की अपनी जो है वो प्राइस है. फाइव कहीं टाइम शो हो रहा है ये रिकॉर्डिंग? जी सर, टाइम तो नहीं शो हो रहा. ओके, चलेंगे. जब हम कोई शायद 30 मिनट से करीब पहुंचेंगे, बल्कि इसकी रिकॉर्डिंग अलाउड 30 मिनट्स है, तो ये आपने ओके किस सर. तरह ना इसको जब हम रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे ना तो इसको नोट करना है आपने. ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम मैं साथ जी, देखता नेक्स्ट रहूँगा. टाइम आप ये कर लेंगे. और अभी अगर इन केस ये डिस्कनेक्ट होता है तो फिर न्यू मीटिंग आईडी के थ्रू हम दोबारा ओके सर. ज्वाइन करेंगे. तो ओके सर. मैक्सिमम जितना हम टाइम क्लास का अवेल कर सकें वैसे हमें करना चाहिए. चले, ओके एनीवेज. सर. तो अब इसमें जो डेफिनेशन में दो चीजें हैं. एक हमने देखा कि रिलेशनशिप है नेगेटिव बिटवीन टू वेरिएबल्स. First one is quantity demanded of a good or service and other one is selling price of that good or service. दूसरी चीज है ceteris paribus assumption. तो ceteris paribus जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है assumptions of this law.
या इन assumptions को हम कंडीशंस भी कह सकते हैं। तो जैसे हमने शुरू में कहा कि कोई भी इकोनॉमिक लॉ अंडर सर्टेन assumptions, अंडर सर्टेन कंडीशंस जो है वो होल्ड करता है। अगर वो assumptions वायोलेट होती हैं तो फिर वो लॉ होल्ड नहीं करता। फिर वो जो रिलेशनशिप जिसकी हम इस लॉ में बात कर रहे हैं वो लॉ उस रिलेशनशिप को वायोलेट करेगा। तो थोड़ी देर में हम देखेंगे कि ये कैसे इन assumptions का होल्ड करना क्यों जरूरी है। तो देयर इज क्वांटिटी डिमांडेड ए फंक्शन ऑफ प्राइस, और ये नेगेटिव रिलेशनशिप है तो उसको इक्वेशन 3.1 बी में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अगर हम इक्वेशन 3.1 ए का पार्शियल डेरिवेटिव लें, यानी जब हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस चेंज फाइंड करें तो ये नेगेटिव आंसर होगा जो नेगेटिव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये नेगेटिव रिलेशनशिप क्यों है? तो देयर आर टू रीजंस फॉर दिस नेगेटिव रिलेशनशिप। नंबर वन इज इनकम इफेक्ट, अदर वन इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। व्हाट इज इनकम इफेक्ट एंड व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अभी हम इन पे बात करेंगे। तो this negative relationship between quantity demanded of a good or service and its price is due to two types of effects known as income effect and substitution effect. What is income effect? Income effect asserts that as a product's price declines, an individual's real income increases. या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करे तो फिर इंडिविजुअल की रियल इनकम, जिसको हम परचेजिंग पावर भी कह सकते हैं, ये डिक्रीज करेगी। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप कैंपस में मौजूद होते हैं और रेगुलर कोल्ड ड्रिंक जो है वो आप पीना चाह रहे हैं, तो उसकी प्राइस जो है वो एवरेज प्राइस 25 रुपीज है। तो आपका एक फिक्स पॉकेट मनी है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपीज हैं। तो 100 रुपीज से आप कैंपस में आप जो आपको पॉकेट मनी मिली है तो उससे आप एक रेगुलर कोल्ड ड्रिंक 25 रुपीज की और 75 रुपीज का आप एक बर्गर जो है वो परचेज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो अब अगर रेगुलर कोल्ड ड्रिंक की प्राइस डबल हो जाए तो इससे क्या होगा? इसकी आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। अब आप एक रेगुलर कोल्ड ड्रिंक और एक बर्गर परचेज नहीं कर सकते। तो ये जब इस चीज की प्राइस बढ़ती है तो इससे आपकी रियल इनकम कम होती है। रियल इनकम मींस आपकी परचेजिंग पावर जो है वो कम हुई। तब आप क्या करेंगे? आपकी इनकम फिक्स है 100 रुपीज पर डे, दैट इज योर पॉकेट मनी। तो उससे अब आप लाजमी तौर पे की कट लगाएंगे या बर्गर को रिप्लेस करेंगे सैंडविच के साथ, किसी और चीज के साथ, या फिर आपको कोल्ड ड्रिंक जो है वो ड्रॉप करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर अब जब कोल्ड ड्रिंक की प्राइस डबल हो गई है 25 रुपीज से 50 रुपीज, तो एक कोल्ड ड्रिंक परचेज करने का मतलब ये है कि नाउ यू आर लेफ्ट विद 50 रुपीज मोर, जिससे आप वो जो बर्गर 75 रुपीज में आ रहा था उसको अब आप परचेज नहीं कर सकते। सो कंक्लूजन इज व्हेन प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, when price of a good or service increases, your purchasing power decreases। तो इस परचेजिंग पावर के डिक्रीज करने को हम रियल इनकम का डिक्रीज करना कहेंगे। ये अपोजिट में भी होल्ड करता है। तो अब फॉर एग्जांपल जो बर्गर हम
75 रुपीज की बात कर रहे हैं, उसकी प्राइस हाफ हो जाती है। आपकी पॉकेट मनी है फिक्स 100 रुपीज, तो इससे आप क्या करेंगे? अब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। बर्गर की प्राइस का डिक्रीज करना वजह बना है कि आपकी परचेजिंग पावर के इंक्रीज करने का। किस तरह कि अब कोक की प्राइस वही 25 रुपीज है, लेकिन बर्गर की प्राइस जब 70 से हाफ हो गई 35 पे, तो अब आप सेम 100 रुपीज पॉकेट मनी में एक रेगुलर कोल्ड ड्रिंक और 2 बर्गर जो है वो परचेज कर सकते। सो जब किसी चीज की प्राइस कम होती है तो इससे आपकी रियल इनकम इंक्रीज करेगी और आप पहले से ज्यादा क्वांटिटी जो है वो परचेज कर सकेंगे। सो ये जो नेगेटिव रिलेशनशिप है कि जब प्राइस किसी चीज की बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी में इंक्रीज करती है, या जब किसी चीज की प्राइस कम होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है। तो ये जो नेगेटिव रिलेशनशिप है, दिस दिस इज ड्यू टू इनकम इफेक्ट। अदर रीजन इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर कि व्हाट इज इनकम इफेक्ट और इसकी वजह से नेगेटिव रिलेशनशिप क्यों है क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस की। तो आई रिपीट, जब भी चीजों की प्राइस कम होती है तो इससे आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। आप फिक्स इनकम में आप पहले से ज्यादा चीजें परचेज कर सकते हैं। इसी चीज को जब हम लॉ ऑफ डिमांड में बात कर रहे हैं तो प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर किस चीज की जब प्राइस बढ़ती है तो उससे क्या होता है कि आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, चिकन जो है वो 200 रुपीज पर केजी उसकी प्राइस थी, तो आप एक फैमिली के लिए 1 केजी जो है वो डिमांड कर रहे थे। अब जब चिकन की प्राइस मार्केट में 50% 100% इंक्रीज कर जाएगी, 200 से इंक्रीज करके 250 300 400 हुई, तो चूंकि आपका बजट फिक्स है, अब आप लाजमी तौर पे चिकन उतना परचेज नहीं करेंगे। अगर चिकन उतना ही परचेज करते हैं तो फिर लाजमी तौर पे किसी और चीज की आपको परचेज जो है वो कम करनी पड़ेगी या ड्रॉप करना पड़ेगी। दिस इज वन इफेक्ट जिसकी वजह से नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। अदर इफेक्ट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है कि जब किसी एक चीज की, ये चीज इनमें रहे कि जो कंज्यूमर है वो कोई एक चीज मार्केट से परचेज नहीं करता। कंज्यूमर परचेज अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि कंज्यूमर जिन चीजों को या हाउस होल्ड परचेज करना चाहता है वो सिंगल गुड नहीं है, वो गुड्स एंड सर्विसेज की एक लिस्ट है। तो जब कोई चीज किसी चीज की प्राइस कम या ज्यादा होती है तो उससे आप क्या करते हैं, आप चीजों को एक दूसरे से रिप्लेस करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इनकम लो है तो आप मजबूरन जो है वो दाल सब्जी या चिकन जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, आप उनको परचेज कर रहे हैं। अब जब मटन इसलिए परचेज नहीं कर रहे या फिश इसलिए परचेज नहीं कर रहे कि उनकी प्राइसेस रिलेटिवली हाई है। अब जब मटन की प्राइस लो हो जाए या फिश की प्राइस कम हो जाए तो अब आप, ये प्राइस का कम होना आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि अब आप दाल सब्जी या चिकन को रिप्लेस करें, सब्स्टिट्यूट करें विद मटन और फिश। तो दिस इज बेसिकली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कि जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस कम या ज्यादा होती हैं तो उससे आपको चीजों को एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो जब अब चूंकि लॉ ऑफ डिमांड में दो पॉसिबिलिटी हैं, किसी चीज की प्राइस कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। अब हम कम होने के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं?
फॉर एग्जाम्पल किस चीज की प्राइस कम हुई, हाँ जी, दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, अपग्रेड नाउ टू रिमूव द 40 मिनट टाइम लिमिट। तो ये अभी हमारे पास जो है वो 10 मिनट्स हैं, तो बस फिर हमें इसको, अब आप 5 देख सकते हैं कि ये रिमेनिंग मीटिंग टाइम जो है उसका काउंटडाउन जो है यहाँ से स्टार्ट हो गया। ओके सर। तो चलिए एनीवेज, हम बात कर रहे हैं कि जब किसी चीज की प्राइस कम होती है तो उस केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किस तरह वर्क करेगा। तो जब किसी चीज की प्राइस कम हुई तो आप क्या करेंगे, अब जब किसी चीज की जब प्राइस कम होती है तो वो चीज अब लेस एक्सपेंसिव हो गई है, और आप ऐसी तमाम चीजें जो आप मजबूरन परचेज कर रहे थे उनको रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरी चीजों को परचेज करने के लिए। यस। और इस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज जो है, इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, इसकी एग्जाम्पल ये है कि एक तो भी हमने बात की कि आप मटन या फिश घर में इसलिए नहीं पका रहे थे कि उनकी प्राइसेस रिलेटिवली ज़्यादा हैं, अगर हम उनको परचेज करते हैं तो उससे बाकी चीज़ों की परचेज पे असर पड़ सकता है, क्योंकि हमारी मंथली इनकम, सैलरी पे फिक्स है, रिसोर्सेज फिक्स हैं। तो दूसरी एग्जांपल ये है कि जब जो है वो प्राइस फॉर एग्जांपल सीएनजी की प्राइस कम या ज़्यादा होती है तो उससे जो है वो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी दूसरे फ्यूल टाइप की तरफ। फॉर एग्जांपल जब पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर आप क्या करेंगे, उससे जो चीपर फ्यूल टाइप है, फॉर एग्जांपल अगर सीएनजी में और पेट्रोल की प्राइस में डिफरेंस है तो आप वहां से स्विच करेंगे टुवर्ड्स चीपर सब्स्टिट्यूट। तो ये दोनों केसेस में जो है वो वर्क करता है। तो ये जो नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस है, दिस इज ड्यू टू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब ये जो इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये मुख्तलिफ गुड के लिए जो है इनका इफेक्ट डिफरेंट होता है। खास तौर पे जो इनकम इफेक्ट है, तो मुख्तलिफ गुड्स कौन सी हो सकती हैं, एक है नॉर्मल गुड और अदर है इंफीरियर गुड। तो इनका डिसीजन जो है वो बेसिकली कौन सी गुड नॉर्मल है, कौन सी गुड इंफीरियर है, ये हम इनकम इफेक्ट से जो है इसका आइडिया होगा। देखिए वो चीज नॉर्मल गुड है जिसकी परचेज बढ़ती है इनकम के बढ़ने से, दैट इज नॉर्मल गुड। और इंफीरियर गुड ऐसी गुड है जिसकी परचेज कम होती है आपकी इनकम के बढ़ने से। तो अब मटन और चिकन को अगर हम देखें तो मटन नॉर्मल गुड है और उसके मुकाबले में जो चिकन है वो इंफीरियर गुड है। कैसे? चिकन जो है आप मजबूरन परचेज कर रहे हैं क्योंकि ये रिलेटिवली चीपर है मटन से। तो जब आपकी इनकम बढ़ जाए तो फिर आप क्या करेंगे, मटन पहले हाफ के जी पे परचेज कर रहे थे तो आप उसकी परचेज बढ़ाएंगे हाफ के जी से 750 ग्राम्स या 1 केजी। जो चिकन है वो उसकी परचेज अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप उससे उससे अच्छी ऑप्शन की तरफ मूव करेंगे। फिर ये तब होल्ड नहीं करेगा जब आपने लाजमी तौर पे चिकन ही खाना है, मतलब ऑन एवरेज हम बात कर रहे हैं। इस तरह दाल सब्जी क्यों पका रहे हैं कि इसलिए कि उनकी जो प्राइसेस हैं वो रिलेटिवली मीट से लो हैं।
जब आपकी इनकम बढ़ेगी, कब, तो आप क्या करेंगे, जिनको आप मजबूरन परचेज कर रहे थे उनकी क्वांटिटी डिमांडेड कम करेंगे और दूसरों को ज्यादा परचेज करेंगे. Anyways, these are two types of effect due to which there is an inverse relationship between quantity demanded and price. अभी तक हम जिस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व. इंडिविजुअल डिमांड कर्व मींस डिमांड कर्व फॉर वन गुड और सर्विस एट ए टाइम. नेक्स्ट इज market demand curve. Sorry, the individual demand curves mean demand curve for one person. कि एक पर्सन का गुड और सर्विस को परचेज करने के हवाले से उसकी स्ट्रेटजी कैसे होगी, तो वो हमने बात की कि जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, प्राइस कम हो तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है. तो मार्केट डिमांड कर्व और इंडिविजुअल डिमांड कर्व में डिफरेंस ये है कि मार्केट में बहुत सारे लोग जो हैं वो चीज़ों को परचेज करने के लिए मौजूद होते हैं. तो मार्केट डिमांड कर्व बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक से ज़्यादा लोगों के बिहेवियर को जब वो गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड करते हैं. तो हाउ इज मार्केट डिमांड कर्व डिराइव्ड? ये बेसिकली इंडिविजुअल डिमांड कर्व का हॉरिजॉन्टल समीशन है. तो मार्केट डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व. हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस मार्केट में 3 इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल 1, इंडिविजुअल 2, इंडिविजुअल 3. तो जो मार्केट डिमांड है वो बेसिकली इन तीनों इंडिविजुअल्स की जो क्वांटिटी डिमांडेड है एक सर्टेन प्राइस पे, उनको सिंपली हम ऐड कर लेंगे, हॉरिजॉन्टली ऐड करेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल 1, दिस इज इंडिविजुअल 2 एंड दिस इज इंडिविजुअल 3. अब ये प्राइस मार्केट में फिक्स है, सब लोगों के लिए प्राइस सेम है, वो उस प्राइस पे जितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहे कर सकते हैं. तो पर्सन 1 is purchasing Q1 dash quantity of this good. Person 2 is purchasing Q2 quantity of certain good. Individual 3 is purchasing this much. So market में जो डिमांड है, मार्केट डिमांड बेसिकली इन 3 इंडिविजुअल्स की क्वांटिटी डिमांडेड को सम करने से मिलेगी. तो फॉर एग्जांपल ये पर्सन 5 यूनिट, ये पर्सन 10 यूनिट्स और ये पर्सन 5 यूनिट्स परचेज करता है. हम क्या करेंगे, 5 + 10 + 5. तो इन तीनों की क्वांटिटी डिमांडेड इंडिविजुअल क्वांटिटी डिमांडेड को ऐड करेंगे तो दिस विल गिव अस मार्केट डिमांड कर्व. हॉरिजॉन्टल समीशन है कि हम हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और इंडिविजुअल पर्सन्स की डिमांड को नोट करते जाएंगे और एंड पे हम इन सबको सम कर लेंगे. क्लियर? Yes, sir. तो ये इक्वेशन Yes, sir. 3.2a, 3.2b, 3.2c, ये 3 इंडिविजुअल्स की क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के दरमियान जो रिलेशनशिप है, उनका जो बिहेवियर है डिमांड के हवाले से, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इन तीनों पर्सन्स की जो इंडिविजुअल क्वांटिटीज हैं उनको हमने ऐड किया. तो अल्टीमेटली आप यहाँ इस इक्वेशन को देखें कि क्यू, ये तीनों हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि इंडिविजुअल जो हैं वो सेम क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं. अच्छा, ये ना लेस देन 1 मिनट में अभी हम चल रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट एंड इसका मैं ले लूं. अब इसको कंटिन्यू करेंगे, मैं आप लोगों को सेंड करूंगा न्यू मीटिंग आईडी और उससे जो है वो आप दोबारा ज्वाइन करेंगे और हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे.